So basically exchange rate means for rupees 70 I will have to pay $1, or for $1 I will have to pay rupees 70. This is exchange. Exchange means हम exchange करते तो क्या करते हैं? Mute everybody, please mute. रिंकू गुप्ता प्लीज म्यूट. यस थैंक यू. सो हम क्या करते हैं एक्सचेंज, जब हम कोई एक्सचेंज करते चीज, समझो हमने मोबाइल के बदले क्या ले लिया, आईपॉड ले लिया. ठीक है, मोबाइल के बदले आईपॉड, तो ये एक्सचेंज हो गया ना. आपने अपने फ्रेंड को मोबाइल दे दिया और उन्होंने आपको आईपॉड दे दिया, ये एक्सचेंज हो जाता है. तो एक्सचेंज करेंसी में एक्सचेंज क्या होता है? करेंसी जब हम एक्सचेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी करेंसी उनको देंगे, 70 रुपए उनको देंगे और उनसे खरीदेंगे $1. अब खरीदते क्यों है, ये करना क्यों है आपको, एक्सचेंज क्यों करना है आपको? क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, समझो आपने यूएस की कंपनी को गुड्स बेचे, तो यूएस की कंपनी को गुड्स बेचे तो आपको डॉलर्स ही तो मिलेंगे. आई बात समझ में? आपने तो डॉलर्स रिसीव करने ना उनसे. फिर अब देखो डॉलर्स तो इंडिया में चलते नहीं है. अब आप किसी को बोलोगे मुझे 10 किलो राइस दे दो और डॉलर्स पे करोगे, तो क्या वो बंदा डॉलर लेगा आपसे? नहीं लेगा. तो क्या लेगा वो आपसे? रुपीज लेगा. इंडियन करेंसी लेगा ना, जिसमें गांधी जी का फेस होता है ना, वो ही लेगा वो. ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, वो जो डॉलर्स मुझे मिल गए थे पेमेंट के नाम पे, जो यूएस की कंपनी ने मुझे किया था, उसको मुझे पहले बैंक में जाके कन्वर्ट कराने पड़ेंगे. उसी कन्वर्ट को तो बोलते हैं एक्सचेंज रेट. मतलब अब मैं अगर वो $50,000 बैंक के पास लेके गई, तो बैंक मुझे क्या करेगी, वो डॉलर्स लेकर रुपीज दे देगी. जितना भी रुपीज बैठेगा ना उतना दे देगी. ठीक है, तो हाँ, क्योंकि बैंक ने मुझे सर्विस दी. ठीक है, बैंक ने मुझे ये फाइनेंशियल सर्विस दिया ना कन्वर्जन का, तो फ्री में तो बैंक कोई सर्विस नहीं देती है. सो व्हाट विल दे चार्ज फ्रॉम यू? दे विल चार्ज कमीशन फ्रॉम यू, दे विल चार्ज फीस फ्रॉम यू. ठीक है, तो ठीक है, वो तो एक अलग ही मैटर है कमीशन और फीस का, वो तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी. तो आपने क्या करना है, कोई भी अगर डीलिंग करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट, एक्सचेंज कराना पड़ता है किसी भी करेंसी को. किसी भी कंट्री के साथ अगर आप डील करते हो तो उनकी करेंसी को आप अपनी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो. ओनली देन you will be able to deal with, otherwise not. आई बात समझ में? ओके, मेरे ख्याल से ये क्लियर है आपको एक्सचेंज रेट क्या होते हैं. एक होता है ना जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट. मैं पूरा लिख रही हूँ अभी क्योंकि आपके लिए ये पहली बार चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट. हाँ, मैं ना इसको शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं, FEF. FEF मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. ठीक है, रेट के हिसाब से डिसाइड होता है ना ये. देखो मैं रेट लिख रही हूँ, पर हम सम्स में क्या लिखेंगे, FEF मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. फिर रेट के हिसाब से हम उसको आंसर निकालेंगे. देखो रेट क्या होता है, रेट होता है ना हमेशा $1, ₹1 इक्वल्स टू €1 इज इक्वल्स टू 1 के हिसाब से होता है. रेट मतलब सिंगल के हिसाब से होता है. बट हम लोग ट्रांजेक्शन $1 का थोड़ी करते हैं. इतनी बड़ी कंपनी है, आपने उसको गुड्स सेल करने या परचेज करने वहां कंपनी से, तो आप खरीदोगे या बेचोगे तो $1 का थोड़ी खरीदेंगे और बेचेंगे. $50,000, $10,000, $1,00,000 ऐसे खरीदोगे और ऐसे बेचोगे, है ना. आई होप आई एम क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ओके. सो FEF मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट. अब ये क्या होता है, क्या होता है ये कोई बताएगा मुझे? एनीबडी हैज आइडिया? देखो नाम में ही समझ में आ रहा है ना, इसका नेम, इसका टाइटल क्या है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. फॉरेन करेंसी कितने परसेंटेज में चेंज हुई है हाँ, वेरी एज गुड, कंपेयर टू इंडियन करेंसी? वेरी गुड, वेरी गुड. तो परसेंटेज नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं रेट, रेट में कितना चेंज हुआ.
मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं एग्जाम्पल से ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं नीचे यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जाम्पल, उससे ना क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, सपोज आज की डेट क्या है, आज की डेट बताएंगे 4th ना। 4 सितंबर। हाँ जी, 4th सितंबर को मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। सपोज हाँ, एक्सपोर्ट किया मतलब बेचा, यूएस को बेचा। यूएस में एक कंपनी है, उसको बेचा। तो 4th सितंबर को मैंने बेचा 50,000, नहीं चलो राउंड फिगर लेते हैं, $1,00,000। ठीक है, $1,00,000 का मैंने एक्सपोर्ट किया। ये बताऊंगी तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। सो एवरीबडी हैज टू बी वेरी कीन टुवर्ड्स इट, प्लीज सी वेरी प्रॉपरली। ओके, अब मैंने 4th सितंबर को यूएस में एक कंपनी है जिसको गुड्स बेचे। कितने के गुड्स बेचे, गुड्स की वैल्यू क्या है, $1,00,000। ठीक है, $1,00,000 के गुड्स बेचे। अब इसी दिन पे, इस दिन पे रेट था हेलो 4th मैम। सितंबर। हाँ जी, यस, somebody was saying something। मैम मेरी फ्रेंड का कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या हो गया लेक्चर बेटा, देखने के लिए। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं। प्रियंका मेरे ख्याल से ना उनकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर कनेक्टेड टू मी विथ माई लिंक। यस मैम। मेरे ख्याल से ना बेटा उनका प्रॉब्लम होगा, यू नीड टू चेक विथ हर। क्या नाम है उनका? ओके। आरती विश्वकर्मा। मतलब पहले ज्वाइन हुई थी, अभी नहीं हो रही है, ऐसा है क्या कुछ? यस मैम। ओके, मैंने ना एडमिट भी, ऐसा ऑप्शन भी नहीं रखा है कि मैं एडमिट करूं तो ही आ सकती है। वो एडमिट का मैंने ऑप्शन बंद करके रखा है, so that you guys can anytime come by yourself। तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली ओके बच्चों। मैम। हाँ, आप है ना मैम उनके साइड से चेक ऐप रीस्टार्ट कर, हाँ जी, उसको बोलो ऐप को रीस्टार्ट करे, उससे शी कैन वर्क इट आउट। मेमोरी क्लियर करके ऐप रीस्टार्ट करेंगे तो हो जाएंगे ज्वाइन। ओके मैम, बोल देती हूँ। चलो, आपको ना देखो कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ भी ऐसा है ना, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। हाँ, मैंने चैट बॉक्स अपने साइड में ओपन रखा है। ठीक है, चलो। अब 4th सितंबर को सपोज मैंने यूएस की कंपनी में $1,00,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, अब इस दिन पे ना रेट चल रहा था। मैंने आपको पहले ही बोला कि हर दिन का रेट अलग होता है। हर दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, हर मिनट ये रेट चेंज हो सकता है। एवरी मिनट दिस रेट चेंजेस, so every single minute you have to keep an eye on the currency rates। समझ आ रहे हैं आपको? तो आज के दिन पे मैंने बेचा, तो जिस टाइम पे मैंने बेचा ना उस दिन पे 4th सितंबर को समझो 12 बजे बेचा, तो उस टाइम पे ना रेट चल रहा था $1 इज इक्वल्स टू रुपीज, जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ, मैं करंट जो अभी मार्केट में चल रहा है ना, मैं वो नहीं ले रही हूँ। ठीक है, वो तो अभी चेंज होता जाएगा, मैं क्या क्या लूंगी फिर, तो मुझे आपको एक स्टेबल एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। ठीक है, समझाने के लिए। समझो रेट चल रहा है 87। कितना रेट चल रहा है? 87 रुपीज। किसके बराबर है? $1 के बराबर है। देखो कितना डॉलर महंगा है, हमारी इंडियन करेंसी से डॉलर कितना महंगा है। तभी तो कहते हैं बाहर की कंट्री महंगी है, हमारा इंडिया सस्ता है। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल ले लो अगर डॉलर्स का, तो आपने $1 खरीदने के लिए 87 रुपीज पे करना पड़ेगा। कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू इमेजिन हाउ मच यू हैव टू पे 87 रुपीज फॉर वन सिंगल डॉलर? कितना महंगा हो गया डॉलर, है ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। $1 इज इक्वल टू 87। अब आपने इस दिन पे तो एक्सपोर्ट किया था, ये देखो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आपने ना सामने वाली कंपनी को बोला था सपोज 2 मंथ्स में आपको दे रही हूँ। आपने सामने वाली कंपनी को बोला, यूएस में जो कंपनी है उनको आपने कहा आई एम गिविंग यू क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months टू पे बैक द अमाउंट। अब कितना पे करना है उस कंपनी ने? $1,00,000। उस कंपनी ने आपको $1,00,000 पे करना है, पर कब पे करना है? 2 महीने के अंदर। अब 4th सितंबर का सेकेंड मंथ कौन सा होता है?
मतलब 2 मंथ्स कभी होंगे 4 सितंबर से अगर हम काउंट करें तो 2 मंथ्स कभी क्लोज होंगे 4 नवंबर। वेरी गुड। फोर्थ देखो ऐसे काउंट करने का 4 सितंबर से 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 4 नवंबर, मतलब 4 नवंबर इज द क्लोजिंग डेट ऑफ क्रेडिट पीरियड विच आई हैव गिवन टू यू टू पे बैक द मनी। ठीक है, अब इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि आज मैंने आपको गुड्स बेचे बट यू आर नॉट गोइंग टू पे ऑन द स्पॉट टू मी, यू आर गोइंग टू पे in certain future date, maybe after 1 month, after 15 days, after 2 months, but you are not paying me on the spot. You are not paying me on the spot. That is known as credit transaction, and we are going to do such sums wherein we will be giving the credit period to our customers, we will be receiving the credit period from our creditors. ओके, सो सपोज मैंने 4 सितंबर को एक्सपोर्ट किया था, उस दिन डॉलर का रेट था 87 और 4 अक्टूबर नहीं 4 नवंबर मुझे आपके यहाँ से पेमेंट मिला। सो आई एम राइटिंग हियर पेमेंट रिसीव। कॉमन सेंस है, देखो ये तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सपोर्ट किया है तो पेमेंट मिलेगा कि पेमेंट मेड करना पड़ेगा। सी देयर आर टू थिंग्स, पेमेंट रिसीव, पेमेंट मेड। So what is payment received? पैसा मिलेगा। अब what is payment made? पैसा पे करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट के टाइम पे आपको पैसा मिलेगा कि पैसा पे करना पड़ेगा? आप बताइए मुझे। मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल। तो पेमेंट आपको रिसीव्ड होगा एक्सपोर्ट के टाइम पे। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है, ये लिखा हुआ कहीं नहीं रहेगा, ये आपने समझना है। ठीक है, तो पेमेंट जब रिसीव हो रहा था ना इस दिन पे रेट, अभी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले भी बोला हर दिन का रेट अलग अलग हो सकता है। देखो सेम भी हो सकता है, कोइंसिडेंटली सेम भी हो सकता है, बट हमारी जो क्या कह सकते हैं इसको, जो हमने सीखा है, जो हम बोल रहे हैं और जो हम देख रहे हैं वो ये स्टैंडर्ड है कि ये तो चेंज होता है, ये तो पक्का है कि ये चेंज होता है। ठीक है, कोइंसिडेंटली वो सेम भी हो सकता है, देयर विल नीदर बी अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस, ऐसे भी हो सकते हैं। बट अगर इन केस अगर रेट चेंज हुआ तो अब चेंज हुआ तो कुछ तो फ्लक्चुएशन होगी ना। सो सपोज, हाँ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ चेंज। सो $1 is equals to rupees, लेट्स से 4 नवंबर को जो रेट चल रहा था वो था 90 रुपीज। ठीक है, I believe in profits, therefore I would take an example of increasing the rate. Okay, now 87, आ जाइए 87 पे। ये रेट कब का था? 4 सितंबर का था। अब 4 नवंबर का रेट क्या है? 90 रुपीज है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, देखो रेट चेंज हुआ है। सितंबर से अगर हम नवंबर पे आ गए तो 87 वाला रुपीस का जो $1 था वो अब 90 रुपीज का हो गया $1। वही $1 है, लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट कर रही थी आपको तब 87 का था, अब जब मैं पेमेंट रिसीव करी तो 90। अब तो कंफ्यूजन हो गई। अब वो कंपनी बोलेगी आपको कि नहीं नहीं मैं तो 87 के हिसाब से पे करने वाली हूँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं 87 के हिसाब से क्यों, आज जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से पे करो ना, क्योंकि आपने सोचा मुझे तो प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है, 87 के बजाय मुझे 90 रुपीज मिलेंगे, है ना। आप अपनी सोच रहे हो, वो अपनी सोच रहा है, इसमें हो गई लड़ाई। अब ये लड़ाई खत्म करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। बड़े ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको नाम दिया गया 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, कि आपस में झगड़े ना करो, देयर इज अ रूल। देखो हम झगड़े करते हैं तो कोर्ट में जाते हैं तो वो बोलते हैं नहीं नहीं ये रूल है, ये रूल फॉलो ही करना पड़ेगा आपको, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो। रूल में जो है नॉन पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी तो फाइन किसको पे करना पड़ता है? हमको कि गवर्नमेंट को? हमने पे करना है ना, बिकॉज इट इज वी हु ब्रोक द लॉ। who is breaching the law is somebody who is breaching the law has to bear the penalty। ठीक है ना, तो जिसने लॉ को ब्रेक किया वो पेनल्टी भरता है,
ये तो बराबर है बिल्कुल। तो एक है ना लॉ बना दिया कि आपने ना लड़ाई नहीं करनी है, आपने ये नहीं सोचना है कि 87 के हिसाब से पेमेंट करनी है कि 90 के हिसाब से, नहीं, लॉ बना हुआ है। तो जो लॉ बना हुआ है, जो रूल बना हुआ है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, बिकॉज हम लोग अकाउंट्स कर रहे हैं ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए, स्टैंडर्ड्स मतलब प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, जिनको आपने कंपल्सरीली वैसा ही फॉलो करना है जिस रूप में दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है ना बिल्कुल वैसे फॉलो करना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। नॉन पार्किंग की एरिया बनी हुई है, आप चेंज नहीं कर सकते कि नॉन पार्किंग नहीं है, नहीं, फिर भी आपने खड़ी कर दी अपनी मर्जी से, तो फाइन भी तो भरना पड़ेगा, है ना। आ रही है समझ में बात? यस, समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ओके गुड, यस गुड। तो अब ये रूल क्या बोलता है, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, ये पूरा जो हम लोग सब सीख रहे हैं ना, एक्चुअली ये आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरी में दिया हुआ है सब कुछ, पर अभी क्योंकि मेरे पास तो बुक ही नहीं है, तो अब जो मतलब मुझे इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सालों से मैं पढ़ाती आई हूँ, तो मुझे इसके बारे में जो नॉलेज है वो बिना बुक के मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। बट देन whenever you will be getting a book, you will all, what you have to do is, the first step is to go through all these points. Everything in detail it is given, but not in the points. I am giving you it in the points because I believe हम points में करते हैं ना तो जल्दी याद पड़ता है और एक segregation हो जाता है, अच्छा ये first point था, ये second था, यहाँ पे fourth में हमने ये सीखा था, तो एक वो visualization बन जाती है mind में, उससे easy हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कहता है जिस दिन पे आपने एक्सपोर्ट किया वो गुड्स को बेचने वाला रेट था, लेकिन जिस दिन पे आप पेमेंट रिसीव करोगे वो यही रेट होगा जिस दिन पे आप रिसीव करोगे। मतलब अभी सपोज यूएस की कंपनी बोलेगी मैं आपको 87 पे करूंगी, क्योंकि आपने 2 महीने पहले तो मुझे गुड्स जो बेचे थे उस दिन तो 87 था ना रेट, बट नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है अगर आप 2 महीने के बाद पे करोगे तो 2 महीने के बाद जो रेट होगा उसी हिसाब से पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर 87 में चाहिए तो आज ही पे कर लो ना, आज ही पे कर लो। अगर आपको 87 रुपीज में पे करना है, के हिसाब से पे करना है, तो आज ही कर लो, कल का भरोसा मत रखो, ठीक है। और अगर आपने 4 नवंबर तक रुकना है तो 4 नवंबर को जो रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में ये सब लिखा हुआ है, सिर्फ ये नहीं, सब व्हाट डू यू मीन बाय परचेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी, होम करेंसी, और क्या होता है फ्लक्चुएशन, और फ्लक्चुएशन को डील कैसे करते हैं। अब देखो, अब मैं पॉइंट पे आ रही हूँ, फ्लक्चुएशन को डील कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये देखो 87 रुपीज मैंने आपको गुड्स बेचे थे जब 87 के हिसाब से थे। अब जब मैं आपसे पैसा ले रही हूँ, when I'm receiving the amount from you all, from my customer, you are going to pay me according to 90 rupees $1. Yes, 90 rupees $1. So therefore there is a profit which I am gaining. There is a profit. देखो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, 87 के बजाय आप मुझे 90 रुपीज मिलेंगे $1 के अगेंस्ट में। तो देखो ये $1, सॉरी दिस इज $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे आज 90 रुपीज मिलेंगे। पर अगर मैं बोलूं मुझे $1 ही मिल रहा है, क्या मुझे सिर्फ $1 मिल रहा है? मैंने गुड्स कितने के बेचे थे मुझे बताइए, मैंने आपको गुड्स कितने के बेचे थे? $1 lakh। यस, नॉट 1 बट $1 lakh। सो अब अगर ये देखो ऐसे करना है, is equals to question, I will shift this। हम लोग कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैथ्स में, वैसा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर $1 90 रुपीज का है तो $1 lakh कितने के होंगे, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, सही बोल रही हूँ कि नहीं? यस मैम। यस। सो अगर हम कह रहे हैं कि $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज, तो $1 लाख कितने हो जाएंगे? 90 lakhs रुपीज हो जाएंगे।
कितने हो जाएंगे रुपीस में? अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 lakhs रुपीस। मतलब आपको इतना रिसीव करना है अमाउंट, जबकि आप रिसीव करने वाले थे 87 lakhs। अब अगर मैं कन्वर्ट करूंगी, $1 लाख अगर 87 है, सॉरी $1 अगर 87 है, तो $1 लाख कितने हो जाएंगे? 87 lakhs हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मिलने वाले थे 87 lakhs, पर मिले कितने? 90 lakhs। तो देर इज अ 90 प्रॉफिट। lakhs. यस, देर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 3 lakh. very good job, very good. So this is 3 lakhs, and this 3 lakhs is known as my profit, and this profit has to be shown in an account which is separately made for this particular profit, and that account is known as FEF. इसको कहते हैं FEF। FEF एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको हमने क्रिएट करना पड़ता है। जैसे जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं। रिजर्व्स कैसे होते हैं? हम क्रिएट करते हैं ना। तो FEF एक अकाउंट होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं, और इसमें वो प्रॉफिट्स और लॉसेस जाते हैं जिसमें एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे अगर कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ। Any profit or loss incurred due to the fluctuation rates of two different currencies. आ रहा है समझ में? It is that account. It has to be shown in FEF account. What is FEF? Foreign exchange fluctuation account. It is particularly that account in which all the profits or the losses will be shown which are incurring due to the fluctuation between the two currencies. तो फ्लक्चुएशन क्या हुआ? 87 से 90 फ्लक्चुएट हुआ ना, चेंज हुआ, गड़बड़ हुई ना, रेट में गड़बड़ हुई, मतलब फ्लक्चुएशन हुआ। तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से कुछ तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा ना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो भी FEF अकाउंट में डालना है, लॉस हुआ तो भी FEF अकाउंट में उठाकर डालो। देखो क्यों हम FEF अकाउंट बना रहे हैं? so that there is no confusion arising in the future that जनरल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है, पूरा इंडिया का है। FEF में जो भी मेरे फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस हुए थे उसका प्रॉफिट एंड लॉस। सो देयर इज अ सेपरेट अकाउंट, नहीं सेपरेट अकाउंट है ना। देखो जब हम घर को भी संभाल रहे हैं और बिजनेस को भी संभाल रहे हैं, क्या आप दोनों अकाउंट को एक साथ रखते हो? नहीं, बिजनेस का अकाउंट अलग रखते हैं, घर का अकाउंट अलग रखते हैं। घर के खर्चे अलग, बिजनेस के खर्चे अलग। सही बोल रहे हैं ना? तो यहाँ पे भी तो आपको अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अभी ये पूरा फॉरेन का है, मतलब आपने जो बाहर के गुड्स खरीदे, बाहर से गुड्स बेचे, तो उसका एक अकाउंट ही अलग बनाना पड़ेगा आपको। एंड इट इज बेटर टू मेक अ डिफरेंट अकाउंट, सेपरेट अकाउंट, which will help you understand at the end of the year what is my final profit or loss which I have incurred during the year by involving myself into export and import business. आया समझ में? इतना सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, गुड गुड। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका credit transaction. I've already explained you what is credit transaction. आपको मैंने पहले ही बता दिया ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है। क्या होता है बताएंगे आप फिर से एक बार, so that everybody is I mean aware of the concept. So what is credit transaction? मैम विदाउट पेमेंट के जो हाँ, ट्रांजैक्शन होते हैं। वेरी गुड। विदाउट पेमेंट, देखो विदाउट पेमेंट नहीं बोल सकते हैं, आपने सही बोला, लेकिन कंप्लीटली वो 100% हम नहीं बोल सकते, सही है। देखो विदाउट ट्रांजैक्शन, विदाउट मनी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आज मैंने गुड्स बेचे तो मुझे पैसा मिलेगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मे बी 15 डेज के बाद, ठीक है। या मैंने आज गुड्स खरीदे तो मैं पे करूंगी 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 15 डेज के बाद, ये हो सकता है। तो जब कोई भी देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फिर से 2 पार्ट्स होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, परचेज एंड सेल। तो दोनों में पॉसिबल है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब मैं आपकी कंपनी से गुड्स खरीद रही हूँ एंड दैट इज इंपोर्ट, तो हो सकता है सामने वाली कंपनी आपको 1 महीना दे दे कि आप ये मुझसे गुड्स खरीद लो, इंपोर्ट कर लो, और पेमेंट आप 1 महीने में करते रहना।
बेशक इंस्टॉलमेंट्स में। आई बात समझ में? और अगर ऐसे ही दूसरा केस ले लूँ मैं एक्सपोर्ट का, आप कुछ बेच रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो आपने उनको कह दिया 1 महीने का टाइम पीरियड है आपको, यू हैव टू पे ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट after 1 month. So this is known as credit transaction. Credit means you are giving a credit period to somebody so that he is able to purchase those goods and pay a little later in the future date. हाँ, बट पे तो करेंगे, पे नहीं करेंगे तो हम उनको सू कर सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, उनके ऊपर फाइलिंग कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, एंड वॉट एवर देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कोर्स, तो वो सब हम कर सकते हैं। और रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना हमारे पास, तो रिसिप्ट होती है हमारे पास कि हमने इतने गुड्स बेचे हैं आपको और आपने मुझे ये टाइम पे इतना इतना पे करना है। सो देयर आर रिटन डॉक्यूमेंट्स available to each company dealing in exports and imports business. Is it very clear now? Yes, ma'am. Okay. See, if you have any doubts in these concepts, please let me know. Otherwise, see, if I will go forward and if I will move forward without clearing your doubts, I think you will be in trouble while understanding the practical problems. So please be very frank. Of course, very politely, you can ask about your doubts. Be very frank. Don't feel hesitate while asking the doubts. See, these are the 10 points which I think is very important according to your practical problems, at least at a beginning stage. Wherever I will feel this concept is left out, I will also explain that. But now for the beginning, it is important that these 10 points should be covered, and I have done that. So apart from this, if you have any doubt, please clear. इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं भी समझ आया, कुछ डिटेल आपको चाहिए कि ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, एक बार मैम फिर से बता दूं, तो आई एम रेडी टू डू इट। हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes, you can write me in the chat box also if you don't feel to speak live. आप बोलो या फिर चैट बॉक्स में लिखो, आपको जो जैसे लग रहा है मुझे बताइए, डाउट्स हैं कि नहीं है। Hello, ma'am. Okay. Can you repeat spot rate once again? Spot rate, it's a closing rate. See, बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं, वो हमारी क्लोजिंग डेट होती है। क्लोजिंग डेट, हमेशा हम क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट बनाते हैं। सपोज योर क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च, तो 31 मार्च पे जो रेट होता है ना, उसको क्लोजिंग रेट जो होता है ना, उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। आया समझ में? हाँ जी। Yeah, thanks. Any other? Anyone else? Any other doubt? See, कुछ भी सिंपल भी पॉइंट है ना तो भी पूछो अगर डाउट है तो। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, बट मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। So if you guys don't understand, even after giving the example, I am ready to explain it once again. Please raise your doubts. Okay, fine. I believe there are no more doubts. So it's an appreciation for me as well, because it feels me very good from inside myself that I'm explaining in that way so that you are able to understand in one go. Okay. नाउ फिर से ये मीटिंग में मुझे 10 मिनट्स दिखा रहा है, वो तो ठीक है, हम फिर से ज्वाइन कर लेंगे, पर मैंने ये लेक्चर है ना 1 o'clock तक रखा था। आर यू गाइज ओके इफ आई शिफ्ट ऑन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स? एटलीस्ट आज हम 2 प्रॉब्लम्स तो कर ही सकते हैं। यू गाइज आर ओके विद दैट? यस, कर लें, एक 2 प्रॉब्लम्स कर लें, क्या आपको आइडिया आ जाएगी ना? देखो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा फिर कि जो हमने सीखा था उसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है। Yes, somebody please answer me. चलेगा ना?
शुरू करें, क्वेश्चन लिखवाऊं? Yes, ma'am. ओके, चलो। देखो, आप मुझे बता सकते हो, अगर नहीं करना है एटलीस्ट एक सम तो हमको करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, एटलीस्ट एक सम हम करें। अगर आपको 1 बजे के बाद कोई लेक्चर है आपका? कोई लेक्चर है मेरे बाद? No, ma'am. अच्छा, तो हम एटलीस्ट 2 सम्स तो कर ही सकते हैं, है ना? चलो, we'll begin with the practical sums. You take your notebooks out and start writing the question which I'm giving you. See, then you will be able to understand whatever was explained in a theoretical way will be clear in your practically when you will be able to solve your question. Okay, wait, I'll give you a question. Because I don't have the subjects study material, therefore I have made a question, basic one, to make you understand the concept very clearly. See, start writing. Are you on with your books? आपके बुक्स हैं, साथ में हैं, ओपन किए? और should I wait for a minute? Yes, ma'am. Okay, start करते हैं, चलो। ABC Company of India. See, if you don't get to hear me properly, please stop me there or write me in the chat box. I'm looking at the chat box continuously. ABC Company of India exported goods worth $1 lakh, worth $1 lakh to the Orient traders, to the Orient, ORIENT, Orient traders of New York, and I believe you know like New York comes in. New York is a city of US, तो ब्रैकेट में चाहिए तो US लिख दो। ABC Company of India exported goods worth $1 lakh to Orient traders of New York on 15th December 2004. On 15th December 2004, full stop. The payment of the same was received on 28th February 2005. 28th February 2005. Full stop. Yes. Should I move forward? कुछ रह गया हो तो रिपीट करूं? Ma'am, please repeat once again. Okay. ABC Company of India exported goods worth $1 lakh to Orient traders of New York on 15th December 2004. Full stop. The payment of the same was received on 28th February 2005. Full stop. The foreign currency rates on the following dates were as follows. The foreign currency rates on the following dates were as follows.
Come to the next line. Write down 15th December 2004 is equals to. See, this is the way you have to do it. Wait, let me. 15th December 2004 is equals to $1 is equals to rupees 45. This is the way you have to write. या यहाँ पे आप कोलन देंगे ना तो भी चलेगा, जैसे मैंने अभी कोलन दिया देखो 15 दिसंबर 2004 इस दिन पे 15 दिसंबर 2004 का जो डेट है इस दिन पे $1.45 का था. Come to the next line. Just as you are looking at the screen, the same way you have to follow. See, look at the screen if you don't get to understand. On 28th February, $1 is equals to rupees 48. On 28th February, $1 is equals to rupees 48. The company closes the books of accounts. Next line, next. The company closes the books of accounts on 31st March. On 31st March every year. Every year. Next line, pass on the journal entries. Pass on the journal entries. In the books of ABC Company of India. In the books of ABC Company of India. With all the possible transactions. With all the possible transactions.